नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे विपक्ष का बिखराव और बीजेपी को बढ़त। क्या ऐसा माना जाए? क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय जिस तरह की बात कर रहे हैं, उससे पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल है। दूसरी तरफ आरएलडी और समाजवादी पार्टी को लेकर तनातनी का दौर जारी है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर सीटों के बंटवारे को लेकर। और तीसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि अजीत पवार का जो मन है डावाडोल हो रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए, ये जो सारी हलचल है ये बीजेपी को बढ़त दिलाएगा? जो विपक्षी एकता की बात कही जा रही थी, वो विपक्षी एकता बेमानी साबित हो जाएगी? क्यों दरकती जा रही हैं विपक्षी एकता की दीवारें? या फिर दिख कुछ और रहा है और होना कुछ और है? सुप्रिया सुले के बयान को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा 15 दिन में कोई बड़ा 2 सियासी विस्फोट देखने को मिल सकते हैं। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के सुर फिर से सुनाई देने लगे हैं। अब तक कांग्रेस को विपक्षी एकता के लिए अछूत मान रहे ज्यादातर विपक्षी दल अब कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या सचमुच विपक्ष के सुर आपस में मिले हैं, या फिर 2024 आते आते ये कर्कश शब्दों में बदल जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाले अंदाज में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को घेरने में जुटा है। लेकिन क्या बीजेपी को अपने चक्रव्यूह में फंसाना विपक्ष के लिए आसान होगा? पिछले 9 सालों में चुनावी सियासत में बीजेपी को मिली जबरदस्त बढ़त को रोक पाने में क्या विपक्ष कामयाब हो पाएगा? महाराष्ट्र में अजीत पवार के तेवर के बाद पश्चिम बंगाल में अब मुकुल रॉय की मानसिक स्थिति और लापता होने की खबरों के बाद अचानक उनके मन में बीजेपी के प्रति प्यार जाग उठा। मुकुल रॉय ने कहा, मैं भाजपा विधायक हूँ, मैं भाजपा के साथ रहना चाहता हूँ। मौका कुछ दिया नहीं है। अब तब हमारा तबीयत अच्छा नहीं थे और पॉलिटिक्स से पूरा धीरे से चल रहा है। अब क्या प्लान है दादा, आगे क्या करेंगे? देखिए, हम तो बीजेपी छील रहे थे, अभी भी बीजेपी में आए। अभी बीजेपी हमको कुछ काम देगी तो काम करेगा। तो लीडरशिप से मुलाकात हुई है क्या होने वाली? पॉलिटिकल काज देखिए, दिल्ली में हमारा घर है, हमारा कोठी है, तो दिल्ली में आया है। कोई बात करेगा तो बात करेगा। तो आप टीएमसी से रिजाइन करेंगे? टीएमसी से रिजाइन? हम तो रिजाइन करने का बात नहीं है, हम तो टीएमसी में नहीं है। आपकी पीएससी बहुत छाड़बेन? हाँ, ऑलरेडी रिजाइन कर दीजिए। सर, एक आखिरी सवाल है। टीएमसी और बीजेपी दोनों की तरफ से जो बयान आया ऑफिशियली, उसमें ये कहा है कि उनके आने जाने से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ना आप घर के रहे ना घाट के। तो ठीक है, बात करें, बात से बात। आपको बता दें कि टीएमसी के संस्थापक सदस्य रहे रॉय 2017 में बीजेपी में चले गए थे। वर्ष 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्हें जीत हासिल हुई थी। सफलता मिलने के बाद भी उनका पाला बदलने का खेल जारी रहा। 2017 में तनातनी के चलते उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। 2019 में लोकसभा चुनाव के 1 साल के बाद उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। साल 2021 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कृष्णनगर उत्तर सीट से जीत हासिल की, लेकिन दल बदल करते हुए एक बार फिर उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया। ठीक ऐसी ही स्थिति महाराष्ट्र में भी बन रही है। महाराष्ट्र में पार्टी की आयोजित एक बैठक से अजीत पवार नदारद हो गए थे। बाद में सवाल उठे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन स्थिति अभी तक साफ नहीं हो सकी। अजीत ने इस बात से इनकार जरूर किया, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। और सुप्रिया सुले के एक बयान से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। सुप्रिया सुले ने कहा था कि 15 दिन में दिल्ली और महाराष्ट्र की राजनीति में 2 सियासी विस्फोट देखने को मिल सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी ही सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। यहाँ सपा और आरएलडी के बीच निकाय चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी बनी हुई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने और विपक्षी दलों के ऊपर जांच एजेंसियों के एक के बाद एक हो रही कार्रवाई के चलते कई विपक्षी दल राहुल के ऊपर हुई कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, कुछ दबी जुबान से तो कुछ खुलकर। इससे पहले ऑपरेशन लोटस को लेकर काफी आरोप लगे थे कि बीजेपी विधायकों को अपने खेमे में करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन अब महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और यूपी में जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, वो फिर किसी बड़े सियासी उलटफेर के संकेत दे रहा है। अब ये ऑपरेशन लोटस है या विरोधियों की अपनी कमजोरी? अब अगर ये उलटफेर होता है तो क्या ये माना जाए कि विपक्षी दलों के ये विभीषण अब खुद ही बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार हैं?
या फिर ये सिर्फ सियासी ताना बाना है, यहाँ दिख कुछ रहा है और होने कुछ जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो सियासत में जो दिखता है क्या वही होता है? कभी कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। सबसे रोमांचक दौर में है भारत की सियासत। अलग अलग राज्यों में देखें तो एक तरफ ऑपरेशन लोटस का जिक्र कभी कभी किया जाता है, जांच एजेंसियों के गलत प्रयोग का बात कही जाती है, लेकिन असल में हकीकत क्या है? हकीकत विपक्षी दल की अपनी कमजोरी है, या भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एकता की ताकत, या फिर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग की जो विपक्ष आरोप लगाता है वो। लेकिन अभी जो ताजा हालात बने हुए हैं उसमें हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि जो विपक्षी दल एकजुट होने का दावा करते थे, जो दो साथी एक एक प्रदेश में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने की बात किया करते थे, उनके बीच तनातनी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे नेता जो शीर्ष नेता हैं दलों के, जिनमें गठबंधन है, वो अब उनकी जो मनोस्थिति है कुछ और कह रही है। शायद वो अपना जो आशियाना है बदलना चाहते हैं। इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान के तौर पर हमारे पास आज एक पूरा पैनल, बेहतरीन पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र कसाना, प्रवक्ता आरएलडी, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। कुलदीप मलिक, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुखलेश शेख, नेता एनसीपी, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी मेहमानों का। और यतेंद्र जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा यूपी से चल के फिर पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ये विपक्षी एकता, हम साथ साथ हैं, ये कहानी कुछ दिन तो ठीक चलती है, फिर अचानक जहां स्वार्थ आता है कि भाई किसकी कितनी सीटें, कहां पर किसको बढ़त हासिल होनी चाहिए, हमारी ताकत तुम्हारी ताकत से ज़्यादा, ये चीज़ें जो निकल कर आती हैं, इस तरह की स्थिति क्यों बनती है? और आरएलडी और एसपी के बीच जो बना हुआ है वो सब किसी से छिपा नहीं है। देखिए, आरएलडी और एसपी के बीच में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है ऐसा जो छुपा हुआ नहीं है। सब कुछ सामने है। 4 दिन पहले 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर महू में माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सभी लोग साथ थे। वहाँ पर रैली को संबोधित किया है, बातचीत हुई है, सब लोग साथ है। पता नहीं मीडिया में ऐसी खबरें क्यों या तो सभी जानते हैं कि प्लांटेड कराई जाती हैं, चलाई जाती हैं, जिससे ये दिखाया जा सके कि विपक्ष कमजोर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये काम आज से नहीं है, पहले से, और सब लोग उसकी नीति को जान चुके हैं। पूरा देश जानता है कि जब चुनाव होता है वो इस तरह की खबरें चलवाते हैं, अपने लोगों से प्लांटेड कराते हैं, कि जिससे ये लगे कि अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में अगर कुछ तनातनी होती तो उसके पीछे भी अब बीजेपी जिम्मेदार हो जाती है। बिल्कुल जिम्मेदार है, कहीं कुछ आपकी परंपरागत सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतार देती है, उस पर आप नाराजगी जाहिर करते हैं, तो ये मीडिया की दिखाई हुई चीज है, ये बीजेपी के द्वारा है, ये तो कुछ ठीक सा नहीं लगता। गठबंधन में हम लोग साथ हैं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार कई जगहों पर कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश होता है, बहुत ज्यादा तैयारी कई बार हो जाती है, दोनों पार्टी के लोग भी तैयारी कर लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि छोटा चुनाव है, निकाय का चुनाव है, छोटी सीटों पर कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों पार्टी के कैंडिडेट भी आ जाते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी मैदान में बना रखना पड़ता है। लेकिन देखिए ना, मेरठ के मवाना, वहां पर देखिए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने दीपक गिरी को, ठीक है, और जो प्रत्याशी उन्होंने बना दिया, जबकि आरएलडी ने अयूब कालिया के नाम का ऐलान कर दिया। तो अभी तो इलेक्शन में, आज तो नॉमिनेशन का दूसरा ही दिन है, अभी तो नॉमिनेशन के भी कई दिन। तो अब इसमें बीजेपी का या किसी का क्या रोल है, या मीडिया का क्या रोल है? अभी क्या होगा कि अभी तो नॉमिनेशन वापस लेने का भी समय नहीं आया, अभी तो स्क्रूटनी होगी। हो सकता है कई बार सारे लोग मिलकर के, दोनों पार्टी के लोग भी कर देते हैं फाइल, बाद में बैठेंगे, बात हो जाएगी। जो जिसको हमारी पार्टी तय करेगी, जिसको समाजवादी पार्टी तय करेगी, जो गठबंधन तय करेगा, वो लोग रहेंगे चुनाव में, बाकी लोग अपना नाम वापस ले लेंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना ही कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ना ही कहीं कोई मतभेद है। हम लोग विपक्ष के मजबूती के तौर पर, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी, सब कुछ ठीक है या कुछ गड़बड़ है? इधर तो सब ठीक कह रहे हैं, और अगर सब ठीक है तो फिर प्रत्याशी उतारने की जरूरत क्या हुई?
आप लोग ने साठगांठ नहीं की, बातचीत नहीं की, एक साथ बैठे नहीं, क्या हो गया? देखिए, गड़बड़ हमारे यहाँ नहीं, हम्म, गड़बड़ वहां से है जो पार्टी का नींव, हम्म, मैं कहना चाहूंगा डिवाइड एंड रूल पे हो, हम्म, जो पार्टी इस तरह के प्लांट खबरें चलाने में एक महारत हासिल हो, उनकी ओर से ऐसा होता है। हम्म, आपने कल अगर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पढ़ा होगा, हम्म, बागपत में हम्म, और बड़ौत में हम्म, दोनों जगह कैंडिडेट वापस कर लिए गए और ये कहा गया कि हम लोग को चुनाव लड़ाएंगे। हम्म, और ये जो गठबंधन है उपदल से हमारा, हम्म, ये गठबंधन कोई आज का गठबंधन नहीं है। हम्म, माननीय अजीत सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब से ये गठबंधन चला आ रहा है। आज माननीय जयंत चौधरी जी उस गठबंधन के साथ बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हम्म, और ये गठबंधन एक विचारधारा का भी गठबंधन है, क्योंकि माननीय नेताजी ने भी कहा था और माननीय अखिलेश जी ने भी कहा था कि हम माननीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये विचारधारा के गठबंधन है, जबकि बीजेपी तो ये कहती है कि जरूरतों का गठबंधन है, स्वार्थों का गठबंधन है। जिस विचार को लेकर, जिस लड़ाई को चौधरी चरण सिंह जी लड़ते थे, उस लड़ाई को माननीय अजीत सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर। लेकिन भुवन जी, कई बार इस तरह के आरोप लगे हैं कि जिस जमीन पर या जिस तरह से, जिस विचारधारा के साथ मुलायम सिंह यादव जी चलते थे, उस विचारधारा की तरह अखिलेश नहीं चलते हैं। उनकी तानाशाही दिखती है, डिक्टेटरशिप दिखती है। ये आकलन कुछ पत्रकार साथियों का होता है, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ, आज भारतीय राजनीति में अगर मैं पाता हूँ तो ये पाता हूँ कि सबसे ज्यादा सुलझे हुए और सबसे ज्यादा सम्मान देने की कला अगर अपने पक्ष के लोगों को नहीं, अपने गठबंधन के लोगों को नहीं, विपक्ष के लोगों को भी अगर सम्मान देना कोई जानते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी को तो इस पूरे देश में विजय की चर्चा होती है। तो ओपी राजभर को क्या ज्यादा सम्मान दे दिया था? अब ओपी राजभर जी का हाथ आजकल क्या आप जानते हैं? उनको तो लोग चर्चा करते हैं उनके बारे में, हालांकि मैंने तो नेशनल चैनलों में उनमें चर्चा करनी बंद कर दी है, लेकिन आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपने प्रश्न भी कर दिया है, तो उनका तो हिसाब अलग है। सुबह का गुड मॉर्निंग कहीं, गुड आफ्टरनून कहीं और गुड इवनिंग कहीं और गुड नाइट कहीं, वो तो सभी जगह रहते हैं। वो एक स्वतंत्र है, उनका एक दल है, तो उनका तो एक पूरे प्रदेश में एक जो छवि बन गई है कि कब किसके साथ चल जाए, कब किससे उनको लगाव हो जाए, ये वो खुद भी नहीं जानते। ठीक है कुलदीप जी, जी विपक्षी एकता की बड़ी बातें होती हैं, हालांकि ऊपरी ऊपर कहा तो ये जाता, कोई नहीं दिखाता कि हमारे अंदर की कमजोरी क्या है। कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। ये चलता है जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे करीब आएंगे वो तस्वीर भी साफ होती जाएगी। लेकिन ये जो विपक्षी एकता का दम भरा जाता है, ऐसे तो कहीं नजर आती नहीं। महाराष्ट्र के हालात कुछ हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल के हालात कुछ हो जाते हैं, और आपके अपने ही आपको धोखा देके चले जाते हैं। आरोप आप बीजेपी पे मढ़ देते हैं। देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने से पहले मैं आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको ये बता दूं कि आज हिंदुस्तान ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। आज हम कहीं आबादी के मामले में नंबर 1 हो गए। हम बेरोजगारी में भी नंबर 1 है, हम महंगाई में भी नंबर 1 है, हम कुपोषण में भी नंबर 1 है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज हम आबादी में नंबर 1 हुए, ऐसा यूएन की रिपोर्ट में आया। रही जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे, विपक्षी एकता की बात हम अगर कर रहे, तो ये विपक्ष के अंदर जितने भी नेता है, आप छोटी पार्टी की बात करो, बड़ी पार्टी की बात करो, सबको ये बात अच्छे से समझ आ रही कि अगर विपक्ष के नेताओं की एकता नहीं आई हुई तो कहीं ना कहीं 2024 नजदीक है। और इसी बुनाउदेड़ी में सारे के सारे लोग लगे हुए कि भाई ये एकता कैसे कराई जा, और इसमें मीडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अभी आरएलडी के प्रवक्ता मेरे पास में बैठे, सपा के प्रवक्ता हमारे पास में है, दोनों ने ये बयान दिए कि भाई इनमें कोई समस्या नहीं, लेकिन आप मीडिया कर्मी ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई इनमें समस्या है। तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी अपनी असली फोन में आना पड़ेगा। अच्छा, ये आलोचनाओं से क्यों आप परेशान हो जाते हैं? नहीं, मीडिया कर्मी दिखा रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। हमारा तो काम है बात रखना, आपका काम है जवाब देना। हमने ये तो नहीं कह दिया कि नहीं साहब है ही नहीं श्रीमान जी, हम तो आपसे सवाल पूछेंगे, आप बोलिए तो हम सवाल बंद कर दें, फिर आप ये कहेंगे कि बिल्कुल भाई सवाल पूछना आपका अधिकार है। लेकिन मैं ये कह रहा कि अगर आप सवाल पूछना चाह रहे तो आप
जो भारतीय जनता पार्टी को आज से 9 साल पहले इस देश में जो है सत्ता दी, मैं आपको बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता दी गई थी वो केवल सत्ता परिवर्तन के लिए सत्ता नहीं दी थी, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता दी थी। और इसी तरीके के वादे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए थे। अगर मैं एक एक वादे की बात करूं, अगर मुझे आप 2 मिनट का समय देंगे, यहाँ पे वादा किया गया था कि देश में जो है काला धन वापस आएगा। जो ये खुद आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को बोला था कि जो धन आएगा उसमें से 15% कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर है उनको जो है वापस करा जाएगा। इसके बाद में किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी हो जाएगी। इस देश में युवाओं को जो है 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष जो है रोजगार मिलेगा। 2022 तक जो है गंगा निर्मल हो जाएगी। कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे। मैं आपको ही कह रहा, अगर आप क्वेश्चन पूछने वाले बनते हैं, आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप इस विषय पे क्यों नहीं चर्चा करते? मैं इस तो देश आपको में क्या लगता है, हमने यहाँ पर जितने लोगों को बैठा रखा उसमें कोई बायस्ड है? हम सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा। आप तो बड़ा दिल खोल के बात कर रहे हैं। अरे मीडिया के अंदर कोई एपीएन न्यूज चैनल थोड़ा ही है, मीडिया के अंदर जितने राष्ट्रीय चैनल है, मैं तो सबको बात कर रहा। हाँ, तो कहां गए मीडिया वाले? जिस मंच पे बैठे हम बेबाक होकर सवाल पूछते हैं। नहीं, अश्विनी जी बैठे हैं, इस बात के गवाह हैं। हम तो तीखे सवाल इनसे करते हैं, बहुत मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। नहीं, तो मैं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा मान्यवर, मैं पूरी मीडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा। आज इसमें कोई शक नहीं, जो मीडिया दिखा रहा वही देश की जनता को समझ आ रहा। मैं आप पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी सारी की सारी बातें समझनी पड़ेगी और आपसे दूसरे मीडिया कर्मियों को भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। भाई जो दिखता है वही बिकता है, मोदी जी तो इसी फंडे पे चल रहे, तो कहीं ना कहीं आपको भी हकीकत दिखानी पड़ेगी। आप ये फूट की बात क्यों दिखा रहे? नहीं, फूट की बात हम दिखा नहीं रहे। फूट की बात जो काम आपके जरिए चल रहे हैं उसके जरिए दिख रही है। आपने भारत जोड़ो यात्रा कर दी, हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा चला रहे हैं। राजस्थान में भी आप कमजोर होते नजर आ रहे हैं, वहां पर आप देख रहे हैं आप ही के नेताओं की लड़ाई चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की तो हम तरफदारी नहीं कर रहे हैं। श्रीमान जी, एक में बात सुन लीजिए, उसके बाद आप महाराष्ट्र में आपकी गठबंधन हो गया था, ठीक है, कहां से कहां नेता चले गए आपको कानो कान खबर नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसमें मीडिया जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, या आपकी अपनी कमियां कहीं ना कहीं उजागर हो रही हैं? आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप कर्नाटक की भी बात करो। कर्नाटक से कितने नेता भारतीय जनता पार्टी के 5 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे। ठीक है, वो जब 3 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस का दामन थाम रहे। ठीक है, आप कर्नाटक की बात करो, आप छत्तीसगढ़ की बात फिर हम करो, गुजरात की बात करें, फिर हम गुजरात की बात करें, हार्दिक पटेल कहां चले गए? फिर हम बात करें कि आपके गुलाम नबी आजाद कहां चले गए? नहीं, फिर हम बात करें आपके आरपीएन सिंह कहां चले गए? जितेंद्र प्रसाद कहां चले गए? हर मुद्दे पे बात होनी चाहिए, हर मुद्दे पे बात होनी चाहिए, हर मुद्दे पे बात होनी तो चाहिए। ये आपकी कमजोरियां हैं नहीं, और आपकी कमजोरियां बीजेपी की ताकत बन रही है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। आपके लिए आरोप क्या लगे राहुल गांधी के लिए? मुलाकात नहीं करते हैं, ये भी तो समझना होगा। अभी खैर, आते हैं आपके पास। मुकलेश जी, एनसीपी जिस तरह के दावे करती है वो अब कहीं ना कहीं खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। शरद पवार का रुख भी कुछ अलग होता नजर आ रहा है, अजित पवार के मन में कुछ और चल रहा है, ऐसी चीजें देखने को आ रही हैं। उसके बाद सुप्रिया सुले का जिस तरह का बयान आया है, 15 दिन में 2 बड़े विस्फोट। जी फिर एक बार दोहराइए सर। 15 दिन में 2 बड़े विस्फोट। शरद पवार का जो अपना अंतर्मन है कुछ और कह रहा है, अजीत पवार का अंतर्मन कुछ और कह रहा है। जी, ये 2 सियासी विस्फोट क्या होंगे? किसको चोट पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे? विपक्षी एकता कहां है? ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। शरद पवार साहब जहाँ पर है वहाँ हमारे सब पार्टी के लोग हैं और अजीत दादा पवार शरद पवार को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है और सभी एमएलए सभी कार्यकर्ता शरद पवार साहब के साथ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये काफी दिन से मीडिया पे चल रहा है। अजीत दादा पवार साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हम अपने विपक्ष में रहकर काम करेंगे महाराष्ट्र के विकास के लिए, गरीबों के लिए और जो किसान है उनके लिए। तो ये इसके अंदर कोई शक और शंका करने की बात नहीं है। जिस तरह हमारे मंत्रियों को जेल में डाला गया है, उनके बीजेपी में और शिंदे ग्रुप में जाने के बाद नहला धुला के उनको क्लीन चिट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता उनको देख रहे हैं उस तरह से। वो तो बात अलग चल रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी भुगत रही है, टीएमसी के अंदर बगावत चलने लगी है, उसी तरह की तो हलचल आपके अंदर भी देखने को मिली। अजीत पवार एक बार तो स्टैंड ले चुके हैं, जाकर वो गुलाटी मार के वापस आ गए बड़ी मुश्किल से। साहब ने 80 घंटे की सरकार में गुलाटी मार चुके हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जब नीति निया ठीक नहीं भाजपा वालों की, उसके बाद हम अलग भी हो चुके हैं। तो इसमें आपका कहना ये ठीक नहीं है कि इस तरह से अजीत पवार साहब पलटी मारेंगे शरद पवार को छोड़ के। बिल्कुल नहीं, शरद पवार के साथ पूरे एमएलए महाराष्ट्र के एमपी सब उनके साथ उपस्थित है और उनके आदेश पे पार्टी चलती है, कार्यकर्ता उन्हीं का सुनता है
और कार्यकर्ता का जो भावना है कि हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए, इसी को देखता हुआ हम जो है काम कर रहे हैं। तो ये आगे सुप्रिया पिक्चर सुले के बाकी है, बयान, सुप्रिया सुले, ये जो 2 इसका विस्फोट है खुलासा उसको करेंगे। जरा साफ कर दीजिए, क्या है 2 विस्फोट? ये हो जाएगा, अभी आपको देखने मिलेगा। आमदार जो है 16 आमदार अपात्र अगर होता है तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी पिक्चर बाकी है। ठीक है। कुंवर अजय प्रताप जी, अगर देखा जाए तो बिहार में भी सब कुछ ठीक नहीं है। जातिगत आधारित जनगणना कही जाती है, कुनबा एक तरफ से संभाला जाता है, दूसरी तरफ से दरक जाता है। विपक्षी दलों में ये जो अंदरूनी सियासत चलती है, अंदर अंदर 2 पैरेलल सरकारें चलती हैं, और जो कई चेहरे विपक्षी दलों के सामने आ रहे हैं। गुलाटी मारना सबसे बड़ा चेहरा है। कोई दल का बड़ा नेता कहीं चला जाए, जनता बड़े मूड में वोट देती है, उसको लगता है कि हमारा नेता जो है वो जबरदस्त तरीके से काम करेगा, हमारा उद्धार करेगा। लेकिन जिस तरह से पाला बदल दिया जाता है, सारी विचारधाराएं जो हैं इंटरमिंगल्ड हो जाती हैं, एक हो जाती हैं, बदल जाती हैं कभी भी। ये रुकेगा नहीं रुकेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और ये सब चीजें आईने की तरह साफ हो गई अब जनता के मन में, उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। रविंदर जी, यही तो लोकतंत्र की पराकाष्ठा है। विचारों की स्वतंत्रता है। हम जिस दल में रहना चाहेंगे उस दल में रहेंगे। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार केवल और केवल व्यक्ति को, पार्टियां बाद में आती हैं। और रही बात पाला बदलने की, तो ये हमेशा होता आया, परंपरा से होता आया है और होता रहेगा। लेकिन जनता कह रही है अब नहीं होगा, अब मत करिए ऐसा। लेकिन सुन लीजिए, हाँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा और विस्तृत रूप से सुन लीजिए कि इस समय चूंकि जो केंद्र की सत्ता में तानाशाह शासक बैठा हुआ है, उसका केवल एक ही उद्देश्य है, विपक्ष विहीन भारत गणराज्य को बनाना। अब वो किस तरीके से बनाएगा, ये उनकी अपनी सोच है। वो साम दाम अर्थ दंड और विभेद हर प्रक्रिया को अपना करके वो विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं। लेकिन रविंदर जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप स्वयं इस बात को समझते हैं कि क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। जुल्मी नहीं, मैं तो सिर्फ ये समझना चाहता हूं, मैं सिर्फ, अश्विनी शाही जी, आजकल बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। हो सकता है आप आज खुश हो रहे हो क्योंकि विपक्षी दलों की एकता को लेकर बात चल रही है और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हलचल मची हुई है। जिस तरह की बात टीएमसी के कुछ नेता कर रहे हैं, जिस तरह की बातें उत्तर प्रदेश में आरएलडी और एसपी के बीच देखने को मिल रही है, जिस तरह की बात महाराष्ट्र में सुनने को आ रही है, इससे हो सकता है आपके खेमे में खुशी हो, इंतजार तो आप कर रहे होंगे। लेकिन ये जो है, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रभक्ति आजकल कम रह गई है, पार्टी भक्ति ज्यादा हो रही है। तो ये जो नेता दूसरे दलों से आ रहे हैं, ये आपकी पार्टी भक्ति करेंगे या राष्ट्रभक्ति को लेकर आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? कहाँ अभी कोई आ रहा है रविंद्र जी, ये कयास जो है लगाए जा रहे हैं। देखिए अभी हमारे कांग्रेस के भाई ने किस तरीके से देश दुनिया मीडिया पर आरोप और सब कुछ कर दिया। समस्या क्या है, देखिए 3 दल, अभी मैं बात शुरू कर रहा हूँ, जो आज आपने ये मुद्दा रखा, ये कम से कम 3 घंटे की आप जो है चर्चा कराएंगे, तब भी जाकर इसका हल नहीं निकलेगा। आज बहुत समय कम है इसमें जी। लेकिन उसी कम समय में मैं बताना चाहता हूं कि आरएलडी, एनसीपी और सपा, ये तीनों दल जो हैं ये विरासत की सियासत करते हैं। ठीक। और तीनों दल वही कर रहे हैं। पहले हम यहीं पर आ जाएं, आरएलडी और सपा जो कहते हैं कि हमारा वैचारिक गठबंधन है और सारी चीजें हैं, गठबंधन तो अच्छा है, गठबंधन भी है, बवाल भी नहीं हो रहा है। लेकिन मेरठ में दोनों लोगों ने मेयर का टिकट दे दिया है। ठीक है। बिजनौर में दोनों लोगों ने टिकट दे दिया है। चांदपुर, नूरपुर, नटहौर, ये 4-5 और है, हल्दा और धामपुर, ये सब जगह जो है इन लोगों के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। ठीक। तो भाई कैसा वैचारिक वो है कि आप आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, आपस में सीटों का तुलनात्मक जो है, चाहे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के, चाहे जैसे भी, कोई बंटवारा नहीं हो पा रहा है। हमारे जो दल हैं, चाहे देखिए हमने अपना एक विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है, हमने अपना दल के लिए दिया था, अपना दल का प्रत्याशी खड़ा हो गया वहां। ठीक बात। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी के साथ किसी को लेकर चल रहे हैं तो उसका सम्मान करते हैं और उसके चीजों को हम समझते हैं।
कर्नाटक में नहीं इसलिए हो पाया भारतीय ये सब शायद, है जी कर्नाटक में नहीं हो पाया ये सब। नहीं, कर्नाटक में देखिए ये चुनाव है, कहीं भी कोई चुनाव देख लीजिए, आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ, जब से नहीं, ये मिनिमम चुनाव हो कॉमन रहे हैं। प्रोग्राम की जो बात चली, आपके जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बड़े नेता आपके चले गए वहां पर, और ये कह रहे हैं वो कि हमसे तो बातचीत तक नहीं की, हमें टिकट नहीं दी गई, हमें वही दरकिनार तो, कर अब दिया गया। टिकट- तो ये जो कॉमन देखिए, ये मिनिमम भारत- प्रोग्राम है वहां नहीं चल पाया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किसके साथ चलता है? सहयोगी दलों के साथ, पार्टी नेताओं के साथ हमारा कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ एक अनुशासन है, जो उस अनुशासन को मानेगा वो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता देखे। तो विपक्षी हम दल तो टिकट कहते हैं गुजरात में आपका जो हमने टिकट कॉमन बदल मिनिमम, दिया। विपक्षी दल कहते हैं आपका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो लोटस, ऑपरेशन लोटस कहलाता है शायद। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है हमारे सहयोगी दलों के साथ हमारा रहता है, हम उनके साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। हम उनके साथ ऑपरेशन लोटस जो लोग भी कहते हैं, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, बाकी तो राष्ट्रीय फलक पर कोई दल ऐसा नहीं रहा है कि राष्ट्रीय फलक पे रहा हो, लेकिन मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। भजन लाल जी का इतिहास देखिए, और 100 चुनी हुई सरकारों को गिराने का लगभग 100 इन लोगों का एकदम रिकॉर्ड रहा है। भजन लाल जी क्या करते थे? ठीक। उनका सूटकेस हमेशा तैयार रहता था। क्या स्थितियां थी? कोई कहने की बात नहीं है, समय कम पड़ जाएगा अगर हम बताने लगेंगे। ठीक बात। पहला एक उदाहरण देता हूँ, चुनी हुई सरकार, पहली सरकार 1951 में केरल की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर दिया जवाहरलाल नेहरू सरकार ने। वो पहला ही वो था। क्यों? उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद कांड होता है, उत्तर प्रदेश की सरकार गिराई जाती है, राजस्थान की सरकार क्यों गिरा अच्छा, दी तो गई? अश्विनी जी एक बात बताइए, हिमाचल की सरकार क्यों गिरा दी गई? अश्विनी तो जी ये- एक बात बता आप- दीजिए, जी। ये सारी जो सीख है भारतीय जनता पार्टी ने जो इस समय किया जा रहा है काम, वो सब नेहरू से सीख ली उन्होंने, तब जाके ये मैंने- सारे काम की जा रहे हैं कि मैंने उन्होंने ऐसा एक- किया तो हम भी कर लेते हैं। गोवा में क्या हुआ, नहीं। गोवा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये भी तो सबने देखा है ना। आप दोनों का अंतर नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने बर्खास्त किया सरकारों को, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप सुने नहीं रविंद्र जी। जी, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया, चलिए आ रहे उत्तर हैं, प्रदेश भुवन जी में आ रहे हैं। अयोध्या है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन राजस्थान में और हिमाचल में क्या था? क्यों वहां की सरकार इन लोगों ने बर्खास्त की बाबरी मस्जिद कांड के बाद? क्योंकि वहां पर जो है इन लोगों के मन में गिराने की बात है। और हमने गोवा में क्या किया? गोवा में सरकार गिराया हमने। नहीं, अब तो ये भी चर्चा हमने होने मध्य लगी प्रदेश में कि सरकार गिराया नहीं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो इनके मुक्त लोग भारत हमारे पास आ चाहिए। गए, जी, ठीक है। इस्तीफा दिया मध्य प्रदेश में, तो इस्तीफा दिया लोगों ने, चुनाव लड़े, फिर हमारे दल में शामिल हुए वो। इस्तीफा देके ये अल्पमत की सरकार थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये चुनाव जीत के बहुमत में 2-4 सीटें हमसे ज्यादा थे। तो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं और इनका साबित है, इन्होंने तो जोर से हटा दिया, चलो हटो। अच्छा, तो फिर कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं ना आप? आपका तो ये नारा है, तो वो कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत होगा कैसे? आधे से ज्यादा राहुल कांग्रेस नेता गांधी- तो आपकी पार्टी में आ गए। राहुल गांधी जी जब तक कांग्रेस के नेता रहेंगे, धीरे धीरे आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। ठीक। और जो क्षेत्रीय दल हैं, हाँ। वो अपने अपने वहां मजबूत हैं, और क्षेत्रीय दलों से ही हमारी आगे कुछ दिन बाद लड़ाई होने वाली है। कांग्रेस देखिए 2 चुनाव में देखिए कहाँ है कांग्रेस, विपक्षी दल होने का उनका गौरव छीन चुका है 14 और 19 के चुनाव में। ठीक है। उत्तर भुवन जी कुछ प्रदेश में कहना चाह रहे हैं। 2% वोट नहीं है। ठीक है, भुवन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। भुवन जी, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी अपने अलायंस को परिवार बनाने की बात कहते थे, मैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उदाहरण दे दूं आपको। जी। आपको आजकल जो भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में कहा जाता है, जो राजनीतिक एक्टिव लोग हैं, वो कहते हैं आप भारतीय राजनीति के नए भस्मासुर, और ऐसे ही नहीं कहा जाता आपको। मैं बिहार में उदाहरण देना चाहूंगा, मुकेश सहनी जी 4 विधायक लाए थे पिता के, 3 तोड़ के आपने सबके साथ कर लिए। नंबर 1, नंबर 2 शिवसेना, सबसे पुराना अलायंस, उसके साथ आपने क्या करा? अकाली दल, बहुत पुराना अलायंस, आपने क्या करा? महबूबा मुफ्ती के साथ आप गए, फिर आपने क्या करा? आप इस तरह की बातें करके बीएसपी की भी बात चलेगी यहाँ पर? देंगे, बीएसपी की भी बात चलेगी? जो भूमिका आपको देश की जनता दे रही है और जो पॉलिटिकल लोग दे रहे हैं वो गलत थोड़ी दे रहे हैं। आप तो नए भस्मासुर हो देश की राजनीति से। अच्छा, सुमित मेहरोत्रा जी, क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? जमीन फिर से दरक रही है? कहाँ सड़क रही है, कहाँ कुछ है, आप बताइए। किसी एक के क्या जाने से किसी, और जो जिसकी बात अगर हो रही है, किसी एक के जाने से कोई सरकार गिर जाएगी क्या? सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार के पूरे नंबर है, सरकार चल रही है, पूरे 5 साल चलेगी। अच्छा काम शुभेंदु करेगी। अधिकारी चला गए तो पानी पी पी कर कोस रहे थे आप। ठीक है,
जी शुभेंदु अधिकारी चले गए तो पानी पी पी कर कोस रहे थे आप, एक और नेता आपके बगावत पे उतर आए। अरे साहब, वो मुकुल राय जी का उनके बेटे ने खुद कहा है कि देखिए जब से उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है तब से उनका थोड़ा सा मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक नहीं है, माननीय मुकुल राय जी का। उनके बेटे ने भी बात कही है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं जाना होता वो घर छोड़ करके आए, बेटे ने कहा कि साहब पापा खो गए हैं, तो अगर ये बात क्यों कहते वो? उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा सही हो जाएगा, दवाई वाई चलेगी तो ठीक हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भी अगर लेना चाहे तो ले ले, कोई वो नहीं है। तो अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा पार्टी का? रविंद्र भाई देखिए, असर तो पड़ेगा कहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी को कहाँ पे असर पड़ रहा है? देखिए कर्नाटक में बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इनके तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ करके जा रहे हैं। कितने नेता चले गए हैं वहां पे घर बचाए कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में, तो इनके नेता जा रहे हैं और इन्हें चिंता करनी चाहिए। और आज नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है, अभी तक नगर निकाय की इन्होंने लिस्ट आउट नहीं करी है। नहीं तो आप ये इसमें एक दिक्कत बड़ी हो जाती है, वो सारी दिक्कतें विपक्षी दलों के लिए क्यों होती हैं कि आप जितना मजबूत होने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी उतनी ज्यादा सीटें लेके आ जाती है। रविंद्र भाई देखिए, पहले जो हुआ उसके ऊपर नहीं कहेंगे, पर हालात अब चेंज हो रहे हैं जब से माननीय मोदी जी की कुछ पोल खुलना चालू हुई है। सतपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, अब उन्होंने कुछ इनकी सच्चाइयां बताना चालू करी है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में, आने वाले समय में भी जो चीजें होंगी वो बेहतर होंगी विपक्षी पार्टियों के लिए, और भारतीय जनता पार्टी डाउन फॉल में आएगी हर स्टेट में। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अब तक की राजनीति की उसके बारे में जनता जान चुकी है। विपक्षी एकता फिर से लामबंद हो रही है, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन अगर विपक्षी दल अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलापते रहेंगे तो एकता कहीं ना कहीं भंग हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कई आरोप हैं। अश्विनी शाही जी से मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम कुछ तीखे सवाल करेंगे। सतपाल मलिक को लेकर अश्विनी जी बात हुई अभी, ये जो गंभीर मुद्दे होते हैं उनके बीच आपकी राष्ट्रभक्ति कहाँ चली जाती है? महंगाई हो गया और इसके साथ साथ काला धन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये सब चीजें कहाँ खो जाती हैं? और अब तो आपके अपने जो राज्यपाल रहे हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। जी रविंद्र जी, दो बातें हैं। महंगाई आप लोगों ने अभी देखा होगा, कल परसों 17 तारीख को होलसेल महंगाई की दर जारी हुई है। वो सबसे कम 8-9 महीने का 1.34% वो महंगाई WPI चली गई। महंगाई पर भी चर्चा हम करते हैं, हम हर चीज पर, बेरोजगारी पर भी चर्चा करते हैं। अभी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने हजार लोगों को नियुक्ति पत्र बंटवाए, बांटे। हम रोजगार पर भी काम कर रहे हैं। रही बात माननीय सतपाल मलिक जी की, मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि सुमित जी ने जो बात कही उस पर मैं कहना यही चाह रहा था कि सतपाल मलिक जी के लिए दो बातें हैं। एक तो सतपाल मलिक जी उस समय अगर उनकी देशभक्ति होती, भारतीय जनता पार्टी देखिए हमेशा देशभक्ति की बात करती है, करती थी और करती रहेगी, क्योंकि देश का जहां भी उत्थान हो, देश के लोगों का जन कल्याण हो, वहीं के लिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा यही है। अगर ये इंटरव्यू महामहिम राज्यपाल रहते हुए उन्होंने दिया होता कि मैं इस्तीफा देता हूं और ये कांड हो गया है, हमारी बात नहीं मानी गई, तो ये अच्छा देशभक्ति का एक नमूना होता और आज विरोधी लोगों को कहने का मौका नहीं मिलता और वो थोड़े से अलग तरह के नेता होगा। आज जब पद से हट गए तो ये बात उनको समझ में आई। हमको 1 मिनट का समय दीजिएगा थोड़ा। जी जी दे रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने उसी इंटरव्यू में कहा है कि माननीय गृह मंत्री जी पर हमने झूठ बोला था, इसको किसी ने नहीं ध्यान दिया। उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि पुलवामा के लोग 5 प्लेन मांग रहे थे और मैं होता तो मैं कर देता, मेरी चलती तो मैं कर देता। भाई जम्मू कश्मीर में उनका प्लेन है उनके पास। एक तरफ वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में कितने प्लेन है जरा वो बता दें महामहिम के पास। पहली चीज, किससे वो मांगते हैं? उनका बॉस कौन है? माननीय गृह मंत्री। और जो लोग जा रहे थे अगर उन्होंने उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया तो आप होते कहां? आपका बॉस आपको नहीं दिया। तीसरी बात, कोई भी कार्रवाई चलती है, हम लोगों ने मैंने जब देखा है, ये थोड़ा शब्द क्लियर कर दें, हम समझ नहीं पाए। आप
यहाँ मैं आपने क्या शब्द यूज किया है? किसी को नहीं मालूम कि महामहिम राज्यपाल का जो भी राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, न कि गृह मंत्री का, पर वर्तमान तानाशाह शासन में अजय जी सुन लीजिए चौकीदार बना हुआ है। सुन लीजिए एकदम आप कह रहे हैं, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा immediate शब्द boss क्लियर कर उसका दें। गृह मंत्री होता है। ये शब्द थोड़ा सा क्लियर कर दें, वो आप बॉस कह रहे हैं या बाप कह रहे हैं? बॉस बाप क्यों कहेंगे? ठीक है, ये नहीं कोई थोड़ा मतलब कंफ्यूजन नहीं हो है। रहा था इसलिए। नहीं, ऐसा कंफ्यूजन हम क्रिएट नहीं करते हैं, और ठीक है। ये सवाल आपको तो करना भी नहीं चाहिए। मेरे उनके जैसे बॉस व्यक्ति हैं। कम से कम इतना तो उनके बॉस हैं राज्यपाल जी के। इमीडिएट हर राज्यपाल का गृह मंत्रालय जो बॉस है है ना। इमीडिएट बॉस होता है। राज्यपाल जी के बॉस हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना? ये अपने शब्द को वापस लें। राज्यपाल जी के बॉस हैं वो। लोकतंत्र में इमीडिएट बॉस होते हैं, और मुख्य जो है महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, पार है। अरे बिना एक लोकतंत्र जी नहीं, आप अपने शब्द को वापस लीजिए। क्या आपने क्या कहा अभी? आपने क्या कहा? राज्यपाल जो है राष्ट्रपति, आपने अभी क्या कहा? अजय जी अगर बहस करना चाहते हो तो बहस करिए, तत्वों पर करिए। अजय जी बहस तत्वों पर करिए। अजय जी अश्विनी जी एक मिनट। अजय जी देखिए, वो सब इतर चीजें वो पुरानी हो गई। 3 मिनट 13 में कूद जाते हैं लोग। तथ्यों पर बात करिए। सुनेंगे नहीं, तथ्यों पर बात लेके करिए। गया, कान के पीछे दौड़ जाएंगे। तथ्यों पर बात यही करिए। स्थिति रही। तथ्यात्मक कोई बात, और आज बने बैठे हैं जो है, हर तरफ से यही है, चाचा के भतीजे, हर तरफ से पलटू चाचा जिसको कहते थे ना तेजस्वी और दोनों भाई, उन्हीं के पार्टी के नुमाइंदे हैं ना। आप यही करेंगे, आपसे क्या उम्मीद है? लगाए रखिए सबको। मेरी बात रविंद्र जी पूरी होने दी। ठीक है। अजय जी एक मिनट बात पूरी हो जाए, फिर आप बताइए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, जल्दी से बात कंप्लीट करिए, सबके पास मैं ये कार्रवाई हम लोगों ने 99 में देखा था, जब कारगिल का वार हुआ था। पूरे देश में सबसे बड़ी कार्रवाई निकलती है और सड़क से ही निकलती है। अश्विनी संक्षेप में बात पूरी करें तो मैं आगे जाऊंगा थोड़ा। मैं जल्दी से करता हूँ। जहाज की मांग उन्होंने किया, ये देश को भ्रमित करने की बात है। हिम्मत होती तो मैं कहता हूं कि राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के पास इस्तीफा देकर उनको नहीं, दिक्कत तब होती ना अश्विनी जी। देखिए आपकी बात पर, देखिए अश्विनी जी दिक्कत क्या है? देश के साथ न्याय नहीं है उनका। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है अश्विनी जी। जब आपने जो वादे किए हैं, उन्हीं वादों को जब गिनाया जाने लगता है तो आपके तेवर चढ़ जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, आपकी नाराजगी बन जाती है। दरअसल जब नोटबंदी को लेकर काला धन वापस लाने की बात कही तो कितना आया वो भी आज तक नहीं बताया गया। नोटबंदी हो गई, उससे क्या क्या फायदा हुआ ये भी आज तक नहीं बताया गया। ठीक है, प्रक्रिया सही है। कोई भी घटनाक्रम हो जाता है, बेरोजगार जो लोग हैं वो कह रहे हैं जॉब है तो कहाँ है, पेपर लीक हो रहे हैं एक के बाद एक, और उस पर क्या कार्रवाई हुई कुछ पता नहीं चलता है। ऐसी चीजें जब आती हैं तो दिक्कत होती है, और यही विपक्षी दल कहना चाह रहे हैं कम से कम एक बार बैठे, सारी चीजें सही हैं, लोकतंत्र में तो सब चलता है। वो कह रहे हैं कि आप सदन को चलने नहीं देते हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सदन को चलने नहीं दे रहा सत्ता पक्ष। इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उस पर कोई चर्चा भी नहीं, बातचीत भी नहीं। रविंद्र जी पॉइंटेड सवाल है आपका, पॉइंटेड जवाब देता हूँ जी। आज 4-5 दिन छोड़ दीजिए, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगा, उसके लिए सदन के में सत्ता पक्ष के लोगों ने किया। लेकिन पिछला 2 सत्र याद कीजिए ना, पेगासस आ गया था और एक पता नहीं कौन विदेशी अखबार का एक वो आ गया था। ये सारे जब पैदा हो जाते हैं, जब सदन का सत्र चलना शुरू होता है, ठीक है, तो यानी सदन में सत्ता पक्ष नहीं, कभी कुछ आ ठीक है। यतिन जी, इन लोगों ने नहीं करने दिया। जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अश्विनी मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि माननीय मनमोहन सिंह जी को उप प्रधानमंत्री कहने वाले हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री अपने और अडानी के रिश्ते के बारे में देश की जनता को क्यों नहीं बतला रहे हैं? जल्दी से बात। ठीक है 30 से 1 मिनट, समय कम है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर बहुत झूठी पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि ये सोल्यूशन निकल जाएगा। देखिए झूठ विपक्षी एकता हो जाएगी। देखिए 300 विपक्षी एकता सही हो जाएगी। कश्मीर में 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात माननीय सतपाल मलिक जी ने गवर्नर रहते हुए की थी। उन्होंने अपनी सभाओं में कही, उन्होंने टीवी चैनल्स पे कही, लेकिन तब इनकी हिम्मत नहीं भारतीय जनता पार्टी की कि उनको हटा सके गवर्नर पद से, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन लोगों को खतरा था कि जाट वोट नाराज हो जाएगा, इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे थे। जी देखिए श्रीमान जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये जवाब देना चाह रहा, आदरणीय सतपाल मलिक जी वही शख्स है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अरे आप लोगों की तो हिम्मत नहीं थी
विपक्षी लोग ये कह रहे थे कि कत्लेआम मच जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ हुआ चलिए, क्या? समय आज इतना ही उन था हमारे सतपाल पास। मलिक जी को ठीक आप है। गद्दार बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, गद्दार हमारे बता पास रहे हैं। समय इतना ही था हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन समझना ये होगा, आरोप प्रत्यारोप ये लगातार चल रहे हैं। विपक्ष का जो काम है वो अपनी आवाज उठा रहा है और जो सत्ता पक्ष है वो अपनी बात रख रहा है। अब सवाल यह है कि विपक्षी दल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है केंद्र में, उसकी जो बातें थी, उसके जो वादे थे वो अब जनता को समझ में आने लगे। इसलिए शायद स्थितियां बदलती जा रही हैं हर राज्य में, और कर्नाटक में भी ऐसी कुछ स्थिति होने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज भी भरोसा है कि जनता को उन पर भरोसा है, उनके काम पर भरोसा है, इसलिए वोट प्रतिशत उनके साथ जितना था उतना बना रहेगा और वो आगे भी जीत हासिल करते रहेंगे। अब देखना यह है कि विपक्षी दल में ये जो गहमा गहमी दिख रही है ये कितने दिनों तक चलती है, बदलेगी, संभलेगी या नहीं, या फिर नुकसान उठाएगा विपक्षी खेमा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।